हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्लासेज में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एसएससी जीडी का जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जीएस से जितना क्वेश्चन पूछा है हम एक एक करके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, इस सेशन में खास बात ये रहने वाला है कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज देखेंगे, क्योंकि जो है टॉपिक वाइज देखने से क्या होता है कि हम लोग को एक पकड़ बनता है जो है सिलेबस पर। इस टॉपिक से ज़्यादा जो है ये यानी एसएससी जीडी जो है ज़्यादा ध्यान देता है। तो हम लोग को पकड़ भी बनाना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर उठाएंगे उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद ही अगला टॉपिक को उठाएंगे। तो हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ये जीएस में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जीएस का मैं पहले आप लोगों को सिलेबस बतला दूंगा, उसके बाद जो है आगे के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जीएस का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, खासकर एसएससी जीडी के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं जीएस में इतिहास आ जाता है, उसके बाद भूगोल, तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यानी संविधान हम लोग को पढ़ना है। 4 नंबर पर जो है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो जीएस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। उसी के बाद यहाँ पर देखिएगा सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान के तीनों पार्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो है हम लोग को भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान जो है पढ़ना है। उसके बाद जो है सबसे नीचे में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके और प्लस जो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिससे आप लोग का एग्जाम का डेट अनाउंस किया जाएगा, उससे जो है वो अनाउंस किया जाएगा डेट, उसके उसके बाद हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी से आप लोग करंट अफेयर पर ज़्यादा समय दीजिएगा तो वो जो है आप लोग को सिलेक्शन लेने में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा। तो आप लोग को करंट अफेयर का क्लास इस तरह से लेना है कि जो है पीछे के 1 साल का करंट अफेयर्स लेना है, यानी जब एग्जाम है उस एग्जाम को टारगेट रखते हुए उससे 1 साल पीछे का करंट अफेयर जो है आप लोग को तैयार करना होगा। तो 1 साल तक कम से कम करंट अफेयर आप लोग का तैयार होना चाहिए। तो इन सभी चैप्टर में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग एसएससी जीडी के लिए केवल पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इतिहास में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो इतिहास में आप लोग प्राचीन ज्यादा नहीं पढ़िए, मध्यकालीन तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। आप लोग को इतिहास में जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आप लोग को कोई पढ़ना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद भूगोल। तो भूगोल में हम लोग 2 पार्ट देखते हैं, एक विश्व का भूगोल और दूसरा जो है अपना भूगोल यानी इंडिया का भूगोल। तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो इसमें मैं आप लोग को सजेशन का दूंगा कि इसमें आप लोग केवल जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल आप लोग को पढ़कर जाना है। यदि आप लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है, देश और कंट्री यानी जो करंट अफेयर में जो हाईलाइटेड में रह रहा है कंट्री यानी जो न्यूज में रह रहा है उस कंट्री का आप लोग को कैपिटल याद रखना है, यानी उस देश का राजधानी आप लोग को याद रखना है। घास का मैदान याद रखिएगा। और आप लोग को इसी प्रकार जो मोटा मोटा क्वेश्चन है वो याद रखिएगा। अदरवाइज आप लोग को पूरा डिप में नहीं पढ़ना है। डिप में पढ़िएगा तो आप लोग को इधर जो है परेशानी हो जाएगा, यानी इधर का क्वेश्चन छूटने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था। ये जो चैप्टर है ये जो है सिलेबस में जो चैप्टर दर्शाया गया है यानी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप लोग को जो है इतिहास पर भी ध्यान देना है, तो कौन मैं बतला दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद जो है यहाँ पर भूगोल में इंडियन आप लोग को ज्योग्राफी देखना है। उसके बाद जो पॉलिटी है पॉलिटी को आप लोग को कंप्लीट पढ़ना है। पॉलिटी से हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था मैं आप लोग को सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़िएगा ये जो है थोड़ा सा बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लोग का मन भी नहीं लगेगा और इसके चलते जो है ये भी पढ़ना आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसको आप लोग एसएससी जीडी के लिए नहीं पढ़िएगा, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र पर यानी इकोनॉमिक्स पर आप लोग को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम लोग विज्ञान में बात कर लेते हैं। तो विज्ञान में हम लोग देखेंगे यानी साइंस में हम लोग सबसे ज्यादा किसी को देखेंगे तो वो रहेगा हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को सबसे ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे, फिजिक्स को देखेंगे। अदरवाइज आप लोग चाह रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री न पढ़ना तो बिल्कुल मत पढ़िए, आप लोग केवल जीव विज्ञान पढ़कर जाइए, ये साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साइंस में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहीं से यानी जीव विज्ञान से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, अदरवाइज वो भी नहीं पूछता है। उसके बाद देखिएगा सबसे कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है जीके जीएस में एसएससी जीडी के लिए, तो वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ये चैप्टर ऐसा है, यानी स्टैटिक जीके से आप लोग को एग्जाम यानी एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 नंबर का एग्जाम होता है। 20 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा, यानी स्टैटिक जीके से आएगा।
तो स्टैटिक जीके आप लोग को क्या करना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। स्टैटिक जीके को आप लोग को यहाँ पर जो है स्किप नहीं करना है। तो स्टैटिक जीके पर सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देना है। स्टैटिक जीके आप लोग कहिएगा स्टैटिक जीके में क्या आता है, तो जैसे आप लोग डांस याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है भाषा, यानी ये सब जो है स्टैटिक जीके का जो पार्ट है मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, तो आप लोग वहां पर पढ़ भी लीजिएगा। तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर ये पढ़ लेते हैं तो आधा जो है जीएस का काम आप लोग निपटा लेते हैं। उसके साथ साथ आप लोग पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का स्कोर हो जाएगा। अदरवाइज 2-4 नंबर के लिए आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जो जो बतलाया हूँ उस पॉइंट को यदि आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत बढ़िया जो है आप लोग डायरेक्शन अपना लेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करने जा रहे हैं, संविधान को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, अदरवाइज मैं भी बतलाऊंगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए खास बात मैं आप लोग को बता दूं, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन के नीचे ये दर्शाया रहेगा कि किस एग्जाम में, किस शिफ्ट में, किस तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो चलिए हम लोग कथन देखते हैं। पहले देखिएगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है, ये जो है बिल्कुल गलत बात है, करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। बट हम लोग आगे के जो है 2 ऑप्शन और देखेंगे, हो सकता है कि इसे जो है अच्छा जो है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत जो है लचीला प्रक्रिया है, ये भी गलती है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखेंगे तो और जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के घ या 124 के आप लोग क्या याद रखिएगा, डी याद रखिएगा। तो 124 के डी आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है तो आप लोग याद रखिएगा, न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का बात करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाला जो है पहले न्यायाधीश बने थे। यानी जो है ये क्या किया था, तो इन पर महाभियोग लगा था। यानी महाभियोग का जो है सबसे पहले किसी न्यायाधीश पर लगा था, तो उनका नाम क्या था, तो नाम आप लोग याद रखिएगा क्या है, तो वी रामास्वामी। तो वी रामास्वामी आप लोग नाम याद रखिएगा। उसके बाद कर रहा है, हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही गिर गया था, ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अदरवाइज ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था, तो उनका नाम क्या है, तो वी रामास्वामी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, सभी लोग पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए एसएसजीडी में आप लोग जो जितना हल्का ले रहे हैं, पिछला कटअप देखे होंगे तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो एग्जाम है इसमें इसको भी हल्का में नहीं लेना है। तो हम लोग को मन लगाकर पढ़ना होगा, तभी जो है एसएसजीडी में भी सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसका कटअप जो है कितना हाई जा रहा है। तो आप लोग को अभी से जो है ध्यान से पढ़ना है और आप लोग को एक स्ट्रेटजी बनाना है कि हम लोग को जो है इस चैप्टर पर इतना समय देना है। ये कैसे पता चलेगा, तो ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पर पता चलेगा आप लोग को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिए, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को लगाइए, सभी चैप्टर के क्वेश्चन को लगाइए। उसके बेसिस पर आप लोग अपना रणनीति तैयार करिए कि देखिए किस चैप्टर से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर को आप लोग ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए, हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है 10 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो आप लोग को पूछा गया है यहाँ पर 10 से 10 तक के जो है वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आप लोग को बताइए जो है कब से कब तक के बच्चों के, यानी किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को
जो है माता पिता का कर्तव्य होता है कि निःशुल्क माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि उसका जो है प्राथमिक जो है एजुकेशन दे। तो ये बतलाइएगा, ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ किस वर्ष से, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो 6 से 14 वर्ष के आयु यानी यहाँ पर जो डेट दिया गया है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रबंध कराएगी। ये जो है कहा गया है, राज्य जो है कराएगी ना कराएगी राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कहा गया है डीपीएसपी में कहा गया। तो डीपीएसपी आप सभी लोग पढ़िएगा, पूरा डीप में पढ़िएगा, तो वो जो है किसी न्यायालय द्वारा उस पर परिवर्तनीय नहीं है। यानी जो है उसमें जो बात लिखा गया है वो उस पर जो है राज्य सरकार का कहा गया है, तो राज्य सरकार अपने विचार पर करेगा। यानी राज्य सरकार का मन होगा तो वो नियम को पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो कोई उस पर जो है न्यायालय दबाव नहीं देगा। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद कर रहा है, यह प्रावधान संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद जो है 51 के क, तो अनुच्छेद 51 के क में 11वें यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 के क के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये सारा जो है पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग पढ़िएगा। कर है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग को याद होगा, यानी संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान है इसको कब अपनाया गया था। आप लोगों से यही पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो जल्दी जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छाप दीजिएगा सभी लोग। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी जो है हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसको संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था, यानी कब अपनाया गया था। तो आप लोग बताइएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो उस समय आप लोग बताइएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारा संविधान कब जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो जो है आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग व्याख्या देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे बात को गौर से सुनिएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के जो संस्तुतियों के आधार पर किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहला बैठक जो है कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका बैठक कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है जो हाईलाइट क्वेश्चन है कि पहला बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम बतलाइए आप लोग। तो उनका नाम क्या था, यानी अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम क्या था, तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा का, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। तो 1946 11 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होता है संविधान सभा का। उसमें अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनका नाम आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी संविधान सभा के दूसरे बैठक में। चलिए अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत यानी अपनाया गया। इस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि जब संविधान लागू हुआ था, यानी जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान अंगीकृत यानी संविधान सभा द्वारा
उसको स्वीकार कर लिया गया था, तो उस समय कितने भाग था, कितने आर्टिकल था और कितने जो है अनुसूचियां था? तो आप लोग बताइएगा भाग जो था, भाग कितना था? तो भाग आप लोग बताइएगा, भाग जो है कितना था? तो भाग 22 था। और अनुच्छेद आप लोगों से पूछेगा तो अनुच्छेद आप लोग को बतलाना है, अनुच्छेद कितना था? तो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 395 अनुच्छेद था, जब संविधान जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, यानी जब संविधान लागू हुआ था। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अनुसूची, तो अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, अनुसूचियों की संख्या आप लोग को याद रखना है। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा 8 था। ये जो है आप लोग को याद रखना है, नहीं जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग था, अनुच्छेद 395 था और अनुसूचियां जो है 8 था। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनर बार बार आप लोगों से पूछ लेगा। अगला पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो यह बैठक भी आप लोग याद रखिएगा, शुरू बैठक याद रखिएगा, दूसरा बैठक याद रखिएगा और अंतिम बैठक। शुरू बैठक कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो उस समय क्या हुआ था? तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा बैठक में क्या हुआ? तो 11 दिसंबर को पहले तो बैठक हुआ, 11 दिसंबर को बैठक हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी परमानेंट जो है अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अंतिम बैठक कब होता है संविधान सभा का? तो आप लोग याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा के अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लियर आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़िए जल्दी से, क्या कह रहा है सभी लोग पढ़िएगा। पर भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा व्यय से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी लोग को बताना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा व्यय से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो है 500 तक तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया था कि अधिक जो है ज्यादा से ज्यादा कितने जो है जो विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं किसी राज्य में। तो आप लोग बताइएगा अधिकतम जो है 500 तक बन सकते हैं। तो अभी वर्तमान में कोई 500 तक नहीं है, यानी 400 प्लस हो चुका है यूपी का, आप सभी लोग जानते हैं। तो 500 तक जो है मैक्सिमम सीट रखा गया है और सबसे कम जो है यानी मिनिमम सीट जो है ये 60 है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसमें थोड़ा अपवाद भी आता है, तो यहाँ पर कहा गया है 60 जो है कम से कम होगा, बट यहाँ देखिएगा इसके कुछ जो है अपवाद है। गोवा में जो है 40 सीट है विधानसभा का, उसके बाद मिजोरम में 40 सीट है और सिक्किम में जो है 32 सीट है। जबकि बोला गया था कि कम से कम 60 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अपवाद में आप लोग 3 राज्य का नाम याद रखिएगा। गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 और सिक्किम में जो है 32 सीट है। तो ज्यादा से ज्यादा 500 सीट हो सकता है विधानसभा का, और कम से कम 60 सीट हो सकता है। उसमें आप लोग याद रखिएगा कि 3 जो है राज्य अपवाद भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सभी लोग जल्दी से पढ़िए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पर है संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की
अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो आप लोग को बतलाना है, यहाँ जो डैश डैश दिया गया है यानी खाली स्थान पर आप लोग को बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा वहां पर मान जो है सटीक बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बतलाइएगा। यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, कर रहा है संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ मौलिक अधिकारों यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मौलिक अधिकारों निर्दिष्ट करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो है मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, एक दो पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप लोग को जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है यानी मौलिक अधिकार का जो ये बात है ये किस देश के संविधान से हम लोग अपनाए हैं। आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के देश से हम लोग लिए हैं, यानी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने इसे लिए हैं। उसका उत्तर है इनका विवरण संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद जो 12 से 35 तक आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 जो है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है अनुच्छेद में, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विस्तार है। उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 3 को। आप लोगों से ये भी पूछा जाता है मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए वर्तमान में केवल जो है 6 जो है मूल अधिकार है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो आप लोगों से पूछता है कि मूल अधिकार की संख्या कितना है, तो मूल अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 6 है। और जो जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना था, तो आप लोग बताइएगा उस समय जो था कितना था, तो उस समय जो है 7 था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसको कब हटाया गया था, तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानून का अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनी अधिकार किसको बना दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार को। देखिए क्यों बनाया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए एक NH को पास करना है यानी नेशनल हाईवे को पास करना है, तो किसी का जमीन बीच में आ जाता है। यानी रोड बनाने में मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली से हम लोग को कलकत्ता जाना है, जो NH2 आप लोग देख रहे हैं, तो दिल्ली से कलकत्ता जाने में अब हम लोग को सोझ रास्ता लेना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग कम समय में दूरी को जो है क्लियर कर पाएंगे यानी दूरी को पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग को सोझ रोड बनाना होगा। तो उसमें से बहुत ऐसे लोग का जमीन आएगा जिन्होंने क्या कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, इसे हम नहीं देंगे। तो उसमें क्या होता था, उसका वो मौलिक कर्तव्य में रखा गया था। तो मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि उसका मन हो जाता है, यानी उसका जमीन है, उसका मन है, वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई जबरदस्ती सरकार नहीं कर सकता है। तो सरकार को जो है रोड बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आने लगा था, यानी रोड जो है जिलेबिया मोड़ की तरह बनने लगा था, जिससे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। तो सरकार में बैठक हुआ, संसद में बैठक हुआ और उसको जो है एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन के द्वारा जो है इसको संपत्ति के जो मौलिक अधिकार में रखा गया था इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब जब रोड बनाने में आपका जमीन आएगा तो सरकार जो है उसको मुआवजा देकर उसको ले लेगी। आपका अधिकार नहीं है कि उसको नकार नहीं सकते हैं, आप लोग को जो है जमीन देना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि मौलिक अधिकार क्या है और इसको कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जब राज्यसभा के सभापति, तो पहले ये बताइएगा राज्यसभा के सभापति होते कौन है,
तो ये पहले ये पॉइंट जो है इस कमेंट बॉक्स में बताइए, जो वीडियो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, या राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाएगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, राज्यसभा के जो है उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि ये भी न रहे, यानी जब सभापति का पद रिक्त हो, यानी सभापति का सीट जो है खाली हो जाता है, उसी समय जो है राज्यसभा के उपसभापति का भी सीट खाली हो जाता है, तब जो है यहाँ पर इस सीट पर कौन बैठेंगे। तो आप लोग बताइएगा, राज्यसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, यानी सबसे ज्यादा उम्र के जो सदस्य होंगे वो वहां पर बैठेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को पॉइंट याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैं आप लोगों से पूछा था कि जो है जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप लोग बताइएगा तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, और इनका ये कहाँ पर बैठते हैं, तो राज्यसभा में सभापति के रूप में बैठते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद जो है 89, अनुच्छेद 89 आप लोग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इनको जो है उपराष्ट्रपति के लिए ही चुना जाता है, बट इनको कहाँ पर बैठाया जाता है, यानी फोकट में तो इनको वेतन दिया नहीं जाएगा, इसलिए इनको राज्यसभा में जो है बैठाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति को कहाँ से वेतन दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से वेतन इनका दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िएगा। कर रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी किस भाग के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइएगा भाग 4। तो भाग 4 यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाग 4 यानी डीपीएसपी, यानी उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल आप लोगों से पूछ लेगा, तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल जो है कहाँ से, तो 36 से लेकर, आर्टिकल जो है 36 से लेकर कहाँ तक, आप लोग याद रखिएगा 50 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आप लोग याद रखिएगा। तो आर्टिकल 36 से 51 तक आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो भाग 36 से 51 तक जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। उसको कर यहाँ पर देखिए कर इनका वर्णन संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, आप लोग पूछ लेगा ये किस देश के संविधान से हम लोग अपने देश के संविधान में अपनाए हैं इस पॉइंट को, आप लोग कहिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से लिए हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मैं आप लोगों से एक पहले क्वेश्चन बताया था कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उसको जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देना, वो अब जो है सरकार पर डिपेंड करता है, यानी राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। यदि उसका बजट है तो वो निःशुल्क जो है शिक्षा दे सकता है, अदरवाइज वो न भी देगा तो कोई जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर दबाव नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में ये साफ साफ कहा गया है कि जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य के कल्पना का समावेश भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो आप लोग बताइए क्या आर्टिकल 290, आर्टिकल 280, आर्टिकल 260 या आर्टिकल 270 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइएगा। वित्त आयोग आप लोगों से जब भी देखने को मिलेगा वित्त आयोग, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 280।
तो वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 280 से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन जो है कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल हम बताए हैं 280 के तहत। एक जो है यह एक जो है संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कहे तो राज्य वित्त आयोग का गठन कहेगा तो आप लोग क्या याद रखिएगा? 243 के झ, आर्टिकल 243 के झ, और यहीं पर वित्त आयोग का गठन कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 280। उसके बाद कर रहे हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह थे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। तो ये 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर जो है एन.के. सिंह जो थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह बने हैं। 2021 से लेकर 2026 तक रहेंगे, और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है पनगड़िया बनेंगे 2026 में। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। ये जो है आर्टिकल जो है 20 में बताया गया। आर्टिकल 20 को आप लोग पूरा डीप में पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अदरवाइज मैं आप लोग को पूरा आर्टिकल जो है पूरा डीप में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप लोग ये याद रखिएगा, आर्टिकल 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग व्याख्या में। अनुच्छेद जो है 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला जो है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति को कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि उस अपराध के लिए उस पर 4 प्रकार के सजा थाप दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी जो अपराध किया है उस अपराध में जो उस पर दंड बनता है वही दंड दिया जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई और दंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट में अपराधी को अपराध करने के समय जो कानूनी है उसी के तहत सजा मिलेगी। ये पॉइंट भी आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 4 साल पहले कोई अपराध किया था और उसको जो है सजा जो है कब का मिलेगा, यानी आज से 4 साल पहले अपराध किया था और आज जो है उसका जो है केस में पकड़ा है कि यही जो है खून किया था तो खूनी जो है यही है, तो उसका जो सजा है 4 साल पहले वाला मिलेगा कि जो वर्तमान में सजा का प्रावधान है वो मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जब वो कत्ल किया था उस समय जो प्रावधान था सजा में वही उस पर जो है सजा लगाया जाएगा। मान लीजिए उस समय जो उसको जीवन भर जो है जेल में कैद रहना उस समय का सजा था, और वर्तमान में जो है 20 वर्ष का जेल है। 20 वर्ष के बाद जो है वो छूट जाएगा, तो उस पर कौन सा जो है उस पर लगेगा? आप लोग बताइएगा। जो 4 साल पहले यानी जीवन कारावास उस पर लगेगा। इस प्रकार से आप लोग को बताया गया है। उसको देखिएगा, कर रहे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है अनुच्छेद 20 के बारे में बतला ही दिया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, कर रहा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? यहाँ पर राज्यसभा, ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में आप लोग खासकर जो है गलती बार बार करते हैं। तो राज्यसभा में आप लोगों को क्या बतलाना है? अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितना हो सकता है? क्या 335 हो सकता है, 450, 250 या 150? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को HW देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग HW यानी इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ बतलाना है? इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो लोकसभा में कितना है, लोकसभा का भी आंसर यहाँ पर बता दीजिएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितना हो सकता है, और राज्यसभा में यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को एक ऑप्शन का राइट आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है, वो भी ऑफलाइन। तो आई होप कि आज का जो सेशन है ये जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन होगा तो करा देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं है। तो आज का सेशन में जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बट कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोग के मन में रहता है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए आप लोग को सिलेक्शन लेना है इस बार एसएससी जीडी में है, तो आप लोग को ऑब्वियस एक स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी आप लोग तभी अपनाइएगा जब आप लोग को प्रीवियस ईयर पर जो है पकड़ रहेगा, यानी कहने का मतलब सिलेबस पर आप लोग को पकड़ रहेगा। ये नहीं कि पढ़ने को तो बहुत सारा पढ़ना है, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को ये देखना है कि एसएससी जीडी क्या पूछता है, उस चीज़ों को पढ़ना है, तब हमारा सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप लोग फाउंडेशन पढ़ने लगेगा तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए इतना ही कहकर हम इस सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। यानी हम लोग जो अभी पढ़े हैं ये जीके जीएस का था, हो सकता है अगला सेशन जो है रीजनिंग या मैथ को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एसएससी जीडी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग को इस चैनल पर भरोसा करना होगा। इस चैनल जो है आप लोग को एग्जाम में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लगातार जो है 10 दिन क्लास देखिए, उसके बाद आप लोग को खुद लगने लगेगा कि नहीं ये क्लास जो है, ये जो चैनल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए इतना ही कहेंगे और इसके साथ अपने जो है इस सेशन को जो है यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा।